सिलेक्टेड स्टूडेंट हेमंत प्रसाद, और इन्होंने एक अपनी जो है जर्नी 2 से 3 साल लगा दी और काफ़ी लंबा संघर्ष रहा इनका। और आप लोग अक्सर जो है बीमारियों की बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू के एक दिन पहले इनकी ऐसी स्थिति थी कि इनको ये डिसीजन लेना था कि मैं इंटरव्यू दूं या नहीं दूं। और इन्होंने डॉक्टर से एक ही चीज़ कहा कि सर मुझे बस इतना कर दीजिए कि मैं कल जाके इंटरव्यू दे दूं। और उस हालत में इन्होंने इंटरव्यू दिया और आज आपके सामने हैं और सिलेक्ट है। तो ज़ोरदार जो है इनके लिए, इनके सफलता के लिए तालियां। जैसा कि हम लोग जो है यहाँ पर जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट होने के बाद आते हैं तो एक फ्री टॉक कराते हैं, इसमें वो अपनी लाइफ की, अपने सिलेक्शन की जो है एक जर्नी आपसे जो है शेयर करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो है हेमंत अपनी इस छोटी सी 3 से 4 साल की जो जर्नी है, क्योंकि छोटी सी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल जो है युवाओं को ऐसा लगता है कि बस सब कुछ 6 महीने में मिल जाए जी, बस इतना सा ख्वाब है पर जल्दी है, तो सब कुछ जल्दी चाहिए। पर सिलेक्शन में जो समय लगता है एक काफ़ी मतलब किस्मत और एक वक्त की बात होती है। तो मैं हेमंत को कहूँगा कि आपसे जो है अपनी शुरुआत से लेके इस सफ़र के इस मुकाम तक और जहाँ आप बैठे हैं उस चेयर से लेकर यहाँ इस स्टेज तक आने में क्या संघर्ष करना पड़ा और कितनी खुशी हो रही है। तो मैं हेमंत को आप सबके सामने जो है अपनी बातें कहने के लिए आमंत्रित करता हूँ। तो सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो माय नेम इज़ हेमंत प्रसाद एंड आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर, छत्तीसगढ़। आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम हिदायतुल्लाह नेशनल यूनिवर्सिटी एंड दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट एंड आई सिक्योर्ड 49th रैंक। तो मैं स्टार्ट करता हूँ प्री से। तो प्रिलिमिनरी में तो ऐसा था कि जितना मुझे समझ में आया है, सिंपल सा है, आपको बस कुछ नहीं करना है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसके रोज़ 20-30 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन जितने भी आपको मिल रहे हैं आप लगाएं। क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस नहीं लगाओगे ना, आपके मार्क्स 70 पे आके या 75 पे आके रुक जाएंगे, आप 80 क्रॉस नहीं कर पाओगे। और बिना 80 क्रॉस किए इस बार मुझे नहीं लगता कि आपका प्री क्लियर होगा, या मतलब बहुत रेयर चांसेस होते हैं। और जीके में आपने देखा होगा क्वेश्चन बहुत टफ आए थे। इवन कल पीएससी का पेपर आपने देखा होगा जो हुआ था, उसमें जो हमारे पेपर में आया था उसमें से भी एक आध क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है। तो आप ये कर सकते हैं कि जो भी एग्ज़ाम सीजीपीएससी करवा रहा है आप उसमें जाएं, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप उसको अटैम्प्ट करिए, सिलेक्शन के लिए नहीं, बस प्रैक्टिस के लिए। और जितने एग्ज़ाम्स आप देंगे ना, आपको जो एक डर होता है, एक फियर होता है अंदर, वो चला जाएगा। तो प्रिलिमिनरी का कुछ ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि अलग से कोई एक स्ट्रैटेजी या फिर कोई रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। आप जितने क्वेश्चंस लगाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आपका माइंड जो है वो एक तरह से ऐसा हो जाएगा कि हाँ, ये वो क्वेश्चन देखेगा, ऑप्शंस देखेगा कि हाँ सही आंसर यही होगा। मतलब आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा अपने आप। और फिर मेंस में मुझे लगता है ना कि मेंस में 4 मेजर सेक्शंस होते हैं जिसमें आप डिवाइड कर सकते हो मेंस को। पहला है फॉर्मेट, सेकंड है आपका क्रिमिनल फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, सिविल में फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़, थर्ड है आपका मार्शल एप्रिसिएशन, और जो फोर्थ है वो है ट्रांसलेशन। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो फॉर्मेट है, अगर आपने उसमें मिस्टेक की तो आप बाहर हो जाओगे। कितना भी आप अच्छा आपने लिखा है, आपने फॉर्मेट करके आप बाहर हो जाओगे। आपको फॉर्मेट सबसे पहले ठीक करना है, उसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। फिर सेकंड में आता है आपका फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़। यहाँ पे मैं तो आप फिर बाहर हो जाओगे। इन 2 पॉइंट्स में आपको बहुत ध्यान देना है, बहुत कॉशियसली आपको, आप जब कर रहे हो एग्ज़ाम में भी 5 मिनट लेना है कि क्या मैं सही चार्ज लगा रहा हूँ, क्या मैं सही इश्यूज़ बना रहा हूँ, उसके बाद ही आपको आगे लिखना है। और रही बात मार्शल एप्रिसिएशन की, तो वो ऐसा है कि वो आपके लॉ पॉइंट्स कितने क्लियर हैं आप उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि मार्शलिंग क्या होता है, आपको एविडेंसेस को अरेंज करना होता है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आपको देखना है कि कौन सा एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस है, इम्पॉर्टेंट विटनेस है, फिर आपको उसके अराउंड बाकी चीज़ों को रिवॉल्व करना है, बाकी चीज़ें उसको कोरोबरेट करेंगी। तो क्योंकि क्रिमिनल में क्या होता है, आपको जो गिल्ट है अक्यूज का वो बियॉन्ड रिजनेबल डाउट प्रूफ करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने बस हाँ लिख दिया प्रूफ तो वो हो जाएगा। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि उस पर्सन ने वो क्राइम नहीं किया है। बट वहीं सिविल में होता है प्रिपॉन्डेंस ऑफ पॉसिबिलिटीज़, किसने ज़्यादा एविडेंस लेके आए हैं, किसका पलड़ा भारी है, ऐसा कहा जाता है।
तो सिविल में आपको यही ध्यान देना है कि क्या क्या एविडेंसेस आए हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको लग रहा है कि हाँ प्लेंटिफ का साइड थोड़ा स्ट्रांग है तो आप डिग्री दे सकते हैं उसको, और जहाँ लग रहा है कि नहीं डिफेंडेंट का साइड स्ट्रांग है आप डिग्री खारिज कर दीजिए, डिपेंडिंग अपॉन द केस, ऐसा होता है। और एक बार ट्रांसलेशन की, तो ट्रांसलेशन में ऐसा नहीं है कि आप रिजल्ट आया और कर लेंगे, आपको प्री से ही स्टार्ट करना है ट्रांसलेशन, लास्ट मोमेंट पर बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जैसे क्या होता है ना कि जो वर्ड्स होते हैं बहुत टफ होते हैं हिंदी में, आपका जो भी लैंग्वेज वीक है आप स्टार्टिंग में उस पर बहुत ध्यान दीजिए। आपका इंग्लिश वीक है तो आप इंग्लिश की ग्रामर पढ़िए, उसको इम्प्रूव करिए, हिंदी का तो आप हिंदी पढ़िए। अब जब रिजल्ट का आपको बस प्रैक्टिस करनी है ट्रांसलेशन की 2 महीना, क्योंकि इस बार आप देखेंगे काफ़ी लेंदी आया था ट्रांसलेशन, इस बार बहुत लोग का छूट भी गया था। और मेन से भी जो सर ने जो मार्क्स दिए थे इस बार, सर ने ट्रांसलेशन बहुत लेंदी दिए थे, हम लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि सर इतने लंबे ट्रांसलेशन मत दो, एग्ज़ाम में उतने लंबा आ गया। तो क्योंकि हमने प्रैक्टिस की थी तो हमें वो चीज़ बहुत ईजी लगी। और फिर रही बात आपकी इंटरव्यू की, मैंने सारे पॉइंट शायद कवर कर दिए। फिर इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में ना आप एक बात ध्यान रखिएगा कि नो बोलने के भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलते हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं अगर सारे आंसर करूँगा तो मेरे को अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। आपको नहीं आता है, आप डाउटफुल हो, आप सीधा नो बोल दो, एकदम प्यार से बोलना है, सॉरी सर मुझे नहीं आता है, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि मुझे अभी भी याद है, मैं जैसे ही घुसा इंटरव्यू में मुझसे लगातार रैपिड फायर 8-9 क्वेश्चन पूछे गए थे जीके के, जिसमें मिनिस्टर्स के नाम थे, हाउसिंग बोर्ड का हेड कौन है, वक्फ बोर्ड का हेड कौन है, ये सब पूछा गया था। मैंने 2-3 आंसर किए आउट ऑफ दोज 9 क्वेश्चंस, और मैंने बस सॉरी बोल दिया। उन्होंने मुझे टोका भी कि बेटा आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है अभी। मैंने बोला सॉरी सर, मैंने पढ़ा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। बट फिर जब लॉ के क्वेश्चंस आए तो मैंने बहुत अच्छे से आंसर्स किए उसको, बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर्स किए। मुझे था कि हाँ मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया लॉ है, मुझे उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। उन्होंने मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे CPC से, मैंने उसको आंसर कर दिए। फिर उन्होंने पूछा आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो मैंने कहा कि क्रिमिनल लॉ। तो मुझे लगा कि शायद वो BNS पूछेंगे, BSA पूछेंगे, बट दे वेंट टू द इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ। मुझसे पूछा गया इंटरपोल क्या होता है, मुझसे पूछा गया रेड कॉर्नर नोटिस क्या होता है, तो मैंने पढ़ा हुआ था तो मुझे याद था, मैंने वो सब आंसर्स कर दिए। और फिर उस समय AI समिट हुआ था, तो AI समिट से मैं पूरे क्वेश्चन से AI रिलेटेड कि आप, ये क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे कि जो महादेव ऐप जैसे स्कैम वाले ऐप होते हैं आप उसको कैसे डील करेंगे, कोई AI का कोई टूल है अभी। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्वांटम कंप्यूटिंग करके न्यूज़पेपर में ऐसे ही, तो मैंने कहा कि सर क्वांटम कंप्यूटिंग जो अभी इमर्जिंग है वो हेल्प कर सकता है हमें। तो बहुत खुश हो गए थे मेरा आंसर सुन के। मुझे लगता है कि जो मैंने GK में मैंने नो बोला, मैंने वो कंपनसेट कर दिया लॉ पे। तो मुझे यही लगता है कि आपको घबराना बिल्कुल नहीं है इंटरव्यू में, कॉन्फिडेंट रहना है एकदम। आप नो बोल रहे हो कोई बात नहीं, आपको और मौका मिलेगा। बट अगर आप गेस करोगे आंसर्स को, गलत बोलोगे, वो एडिट हो जाएंगे। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो आगे कुछ जो इजी क्वेश्चन पूछने वाले थे आपसे, वो आपसे पूछे और आपने टाइम वेस्ट कर दिया उनका। तो बेटर है कि आप जो आता है उसको बोलें, बाकी आप सिंपल सा नो बोल दें। तो मेरा इंटरव्यू का तो ऐसा एक्सपीरियंस रहा, और फिर आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। तो आपके और कुछ डाउट्स है तो आप फिर पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट्स रिलेटेड टू प्री मेंस ऐसा कुछ भी। देखिए ट्रांसलेशन में ना मुझे लगता है कि आपकी कौन सी लैंग्वेज वीक है आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। जैसे मेरा था हिंदी काफ़ी कमज़ोर था, तो मुझे लगता है कि सिर्फ हिंदी का ट्रांसलेशन करने से आपका ट्रांसलेशन इंप्रूव नहीं होगा, पर आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने हिंदी काफ़ी पढ़ी, बेरक मैंने इंग्लिश में पढ़ रखा था, मैंने हिंदी में पूरा पढ़ा इस अटेम्प्ट में, हिंदी में ही मैंने रिविज़न किया उसका। तो क्या मेरी हिंदी स्ट्रांग हो गई उससे। और फिर ट्रांसलेशन में भी ना स्टेप्स होते हैं, एक होता है वोकैब्स याद करना, एक होता है कि आपको जो सेंटेंस फ्रेमिंग करना। तो वोकैब्स आप प्री से ही स्टार्ट कर दें। जो आप प्रिलिमिनरी में पढ़ रहे हैं ना, मान लो आपने SRA पढ़ा, तो आप SRA के पूरे वोकैब्स आपने लिखते रहो, लाइन से एक लिस्ट बना लो। कोशिश करो कि मेंस के रिजल्ट तक आपका वोकैब्स अच्छा हो जाए। और फिर जब आप सिर्फ मेंस दे रहे हो, क्योंकि उस समय जजमेंट राइटिंग करना है आपको, ट्रांसलेशन भी करना है, तो एक साथ मैनेज नहीं हो पाता है। बट आपको वोकैब्स याद रहेंगे ना, आप हार्डली अगर आधा घंटा प्रैक्टिस करोगे रोज़ ट्रांसलेशन का कंसिस्टेंटली, तो वो बहुत ईजीली हो जाएगा मुझे लगता है। और कोई क्वेश्चंस? अब जैसे मेरा एक तरीका था, 2 तरीके थे मेरा एक्चुअली, कि अगर बहुत ज़्यादा सेक्शंस हैं, जैसे मान लो अगर वो एक जैसे SRA है या कोई छोटा एक्ट है, तो एक पेज में पूरे सेक्शंस की हेडिंग लिख लो। जैसे मान लो 40 सेक्शंस है, वो आ जाएगा एकदम स्मॉल, उसमें लिख के आप चिपका दो उसको दीवार पे। जब आप जा रहे हो, उठ रहे हो, उसे देखते रहो। और जो बड़े हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आपका BNSS हो गया, तो या तो आप उसका इंडेक्स का फ़ोटो फ़ोन में रख लें
आप कहीं काम से बाहर जा रहे हैं तो आप फ़ोन में उससे रिवाइज करते रहें, या कुछ भी करें जब आप पढ़ नहीं रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो आप उसको सेक्शन देखते रहें, या आप डिस्कस कर सकते हैं सेक्शंस को किसी से, आप किसी को बोले कि वो आपसे पूछ लें, तो वैसे याद होते हैं। क्योंकि और देखो, आपको एक होता है सेक्शंस को समझना और एक होता है रटना। तो आपको सेक्शन का कंटेंट नहीं रटना है, आपको बस नंबर रटना है। कंटेंट आपको समझना है और फिर सेक्शन को आपको रटना है, क्योंकि बिना उसके आप प्रिलिमिनरी नहीं क्रॉस कर पाओगे, आपको सेक्शन रटने ही पड़ेंगे। और कोई क्वेश्चन? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मेंस में क्या होता है ना कि आपको 3 चीज़ें करनी है, क्रिमिनल, सिविल और ट्रांसलेशन। तो आपको कोशिश करना है कि सिविल आपका 50 मिनट में हो जाए, ठीक है, 50 मिनट में हो जाए, और क्रिमिनल के लिए आपको 1 घंटा 20 मिनट देना पड़ेगा, क्योंकि उसका फॉर्मेट ही सिर्फ 12-13 पन्ने का होता है। तो क्रिमिनल में आप ऐसा करिएगा कि जैसे मुझे अभी भी याद है, मेरा क्रिमिनल शायद मैंने 1 घंटे 10 मिनट में लिखा था, क्योंकि बहुत कम टाइम था, क्योंकि ट्रांसलेशन बहुत लेंदी आ गया था। क्योंकि और ट्रांसलेशन को बोलते हैं आप आधे घंटे में करिए, बट इतना लंबा आया था, मेरे को 40 मिनट लग गए थे उसमें, तो मैंने 10 मिनट वहाँ काट के इसमें दिए थे। तो आप ऐसा एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। आपको पेपर देखना है, अगर ट्रांसलेशन लेंदी नहीं आए हैं, जैसे 2023 का काफ़ी छोटा आया था जो इससे पहले वाला था, वो मुझे लगता है मेरा 15 मिनट में हो गया था वो वाले अटैम्प्ट में। तो वैसे ही है, आप पेपर देख के थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं टाइम मैनेजमेंट को, बट सिविल को आप कोशिश करिए और कि 50 मिनट, और क्रिमिनल को आप 1 घंटा 20 मिनट दें, क्योंकि उतना लग ही जाता है, जस्टिफाई करोगे अच्छे से तो। और कोई क्वेश्चन? देखिए, मोटिवेशन की तो सर ने बताया ही अभी कि मुझे पता नहीं, मेरी तबीयत, वो होता है ना कई बार कि भगवान लास्ट टाइम परीक्षा लेता है एक बार, तो मतलब मैं उठ भी नहीं पा रहा था बिस्तर से। तो मैंने अपने भाई को बोला कि ऐसे में तो मैं दे नहीं पाऊँगा इंटरव्यू। फिर हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने उनसे कहा कि सर ऐसा ऐसा है। मैं बोला हाँ हाँ ठीक हो जाएगा। मैंने लास्ट 4 दिन कुछ पढ़ाई नहीं की थी, मुझे लगा था मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, बट मुझसे लॉ के एक भी क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे। मैंने बताया आपको, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ पूछा गया मुझसे, तो वो तो हमारे सिलेबस का भी पार्ट नहीं है, वो मैंने कॉलेज में कभी पढ़ा हुआ था, तो मैंने सारे आंसर्स कर दिए। और AI भी कहाँ है हमारे टॉपिक में, बट वो तो न्यूज़ में था। तो मैं यही कहूँगा कि आप गिव अप नहीं करना चाहिए। और देखिए, मोटिवेशन का ऐसा है ना कि मोटिवेशन मुझे लगता है कि एक डार्क मैटर की तरह होता है, हमारी तरफ हर जगह होता है, हमको दिखता नहीं है। आपके पेरेंट्स हो गए, आपके दोस्त हो गए, सर हो गए, आपके जो डिस्कस, आप जो आपके कलीग या दोस्त यहाँ पे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उन सब के साथ आप डिस्कस करिए, पढ़ाई करिए, तो वही आपका मोटिवेशन होता है, मुझे ऐसा लगता है। अब बट दादा, आप जैसे आपका एक अटैम्प्ट आप नहीं कर पाए तो डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि टाइम लगता है इसमें। जो आपने मिस्टेक्स की हैं, आप उसको सीखिए, आप उसको कोशिश कीजिए ये अलर्ट में वो मिस्टेक्स मैं रिपीट नहीं करूँगा, कुछ भी चाहे वो तो मिस्टेक मैं करूँगा ही नहीं। तो आपको वैसा बस ध्यान रखना है, और ख़ुद के अटैम्प्ट को आपको एनालाइज भी करना रहता है कि हाँ, मैंने लास्ट टाइम ऐसा ऐसा किया था, मुझसे ये गलत हो गया था। आपको उस चीज़, जैसे मुझे याद है कि मेरा ट्रांसलेशन जो इंग्लिश टू हिंदी काफ़ी वीक था, कि मेरा हिंदी वीक है, तो मैंने इस बार वो बहुत प्रैक्टिस की, उसकी बहुत प्रैक्टिस की, और लेकिन मैंने हिंदी टू इंग्लिश की प्रैक्टिस ही नहीं की। तो एग्ज़ाम में एक मोमेंट पे मैं ब्लैंक हो गया था, इवन तो मेरा स्ट्रॉन्ग साइड था, मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी इसकी। तो आपको ध्यान रखना है, जो आपका स्ट्रॉन्ग साइड है आपको उसको और शार्प करना है, आप उसको और इम्प्रूव करना है। ये नहीं कि आपने उसको छोड़ दिया है, मुझे आता है, आपको उसको भी साइड बाय साइड इम्प्रूव करते जाना है। तो वैसे ही कर रही है, आप दोनों में ध्यान दीजिए, वो हो जाएगा। देखिए, इंटरव्यू का कोई तैयारी नहीं होता है, आपने जो प्री में पढ़ा है वही काम आता है, क्योंकि जितना अच्छे तरह प्री में पढ़ लेंगे, इंटरव्यू में आपको उतनी ही हेल्प होगी। क्योंकि वो ना ऐसा भी नहीं होता है कि आपसे पूरा लॉ ही पूछा जाए, या आपसे पूरा, जैसे मैंने बताया आप मुझसे इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ पूछा गया था, वो मैंने प्री तो क्या मैंने 3 साल में पढ़ा नहीं है, मैंने कॉलेज में पढ़ा था, बट वो मुझे याद था तो मैंने बता दिया उनको। मतलब मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन वैसे ही थे कि विजय माल्या को आप कैसे इंडिया लेके आएंगे, अब ये हमने तो पढ़ा नहीं है कभी, ये तो मैंने कह दिया कि सर अभी करंटली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे टीटी साइन नहीं है यूके से, और ना ही ये जो वो खुद सरेंडर कर रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर ऐसे ही क्वेश्चंस वो ना आपका, मुझे लगता है कि वो आपका फर्स्ट कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, जानबूझ के वो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो आपको नहीं पता होंगे। उसमें क्या कई लोग घबरा जाते हैं, आपको घबराना नहीं है, आपको एकदम शांत रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। आपको पता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसका आपको आंसर आता है, आपको उनको बहुत अच्छे से आंसर करना है, तो आपको ना वो बैलेंस आउट हो जाता है। तो वैसे ही करिए, प्री में अच्छे से पढ़िए, इंटरव्यू का कुछ अलग से प्रेप होता नहीं है, रिजल्ट से आपको 2 हफ्ते मिलते हैं, उसमें आपको खुद की तैयारी करनी होती है, मॉक्स देने होते हैं, तो उसका कुछ अलग तैयारी नहीं होता है। आप प्री में अच्छे से पढ़ लिया सब चीज़ों को, वो हो जाता है। और कुछ एनी क्वेश्चंस? देखिए, हैंड राइटिंग ऐसा होना चाहिए कि उनको समझ में आ जाए।
एकदम भी अच्छे होने की ज़रूरत नहीं है, वैसा कुछ मुझे नहीं लगता कि अलग से उसके मार्क्स होते हैं। बट आप जो काटा पीटी होती है ना, बार बार आप लिख के उसको काट देते हैं, वो बहुत ख़राब दिखता है। तो कोशिश करिए कि आप इतनी प्रैक्टिस कर लें कि आपकी काटा पीटी ना हो एग्ज़ाम में। बहुत एकदम थोड़ी साफ़ सुथरी होनी चाहिए आपकी, दूर दूर लिखें थोड़ा, कि हाँ क्लियरली दिखे, वर्ड समझ में आने चाहिए। और हिंदी में मैंने सुना है कि मात्राएं बहुत चेक होती है, तो जो भी हिंदी मीडियम वाले वो मात्राएं का ध्यान दीजिए। तो वैसे ही रहता है, ज़्यादा उसका कुछ रहता नहीं है। बट हाँ, मैं बोलूँगा हल्का सा एज शायद मिल जाता है, हैंडराइटिंग अच्छी होती है। और कोई क्वेश्चंस? सर जैसे प्री में आपने तैयारी की, सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए एक बार पढ़ने के बाद, फिर आपने रिवीजन कैसे किया? देखिए, रिवीजन मुझे लगता है ना कि सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चंस लगाने का। अगर आपने एक किताब ख़त्म कर दी, आप और किताब खरीदिए, आप और क्वेश्चंस लगाइए। जितने क्वेश्चंस आप लगाएंगे ना, आपकी प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा होगी। क्योंकि आपने देखा अब तो कितने टाइम पीरियड्स आ गए BNSS में, जो कि याद करना काफ़ी मुश्किल होता है। जितने क्वेश्चंस आप लगाएंगे, आपकी मसल मेमोरी बन जाएगी वैसे, कि आपको पता है हाँ ठीक है, इसका 6 मंथ है, इसका 3 मंथ है। तो आप कोशिश करें, अगर आपने एक बार पढ़ लिया है, आप बस क्वेश्चंस लगाएं उसके। क्योंकि मुझे लगता है कि वो ना प्री का तो जितना क्वेश्चंस लगाओगे आप उतना ही आपको हेल्प करेगा। और मेंस में ना आपको पूरा नहीं पढ़ना है, मेंस आपको सिलेक्टिव पढ़ना है, पर डेप्थ में पढ़ना है। आपको ऑफेंस का नेचर, क्या एक्टर सीरियस है, क्या मेन सीरियस है, उसमें आपको उसके क्लॉज वाइज कितनी पनिशमेंट है, वो सब याद करना होता है। और अगर आप जैसे, मुझे लगता है कि पूरा आपको BNS पढ़ना भी नहीं है मेंस में, जो जिस पे जैसे जो ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी है, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, वो उतना भी कर लोगे। और फिर जो वुमेंस के अगेंस्ट इस बार आया था, तो मेजरली कवर हो जाता है। आपको कंप्लेंट केसेस तो करने नहीं है उसमें। तो वैसे ही है, वो आपको प्री में पूरा पढ़ना पड़ता है, मेन से सिलेक्टिव पढ़ना पड़ता है, बट इन डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। तो वैसे ही करोगे तो आप हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। और कोई क्वेश्चंस? नॉर्मली आप कुछ भी पूछ सकते हैं कि इवन कैसे किस चीज़ को पढ़ना चाहिए, कुछ भी चीज़, कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। हाँ, मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में मुझे, जब मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था, तो मतलब उस समय कुछ इशू हुआ था, आपने सुना होगा वो जो मतलब मेरा थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे उसमें, और फिर उसकी वजह से नहीं हो पाया। तो फिर मैंने सोचा यार कि सर को मैंने बोला, और उस समय क्या हुआ था, मेरे घर पे डेथ भी हो गई थी मेरे नाना की सॉरी। तो मैं घर चला गया था। फिर मैं बोला था कि पता नहीं मैं दूंगा नहीं दूंगा। फिर 3 ईयर वाला रूल्स भी आ गया था कि हम एलिजिबल भी होंगे कि नहीं होंगे। बट फिर सर ने मुझे बोला कि एलिजिबल है तो एक बार दे, कुछ नहीं होता, प्री दे, मेंस दे, देखा जाएगा बाद में मेंस में क्या होता है। तो सर ने बहुत सर से बात की मैंने, सर ने मोटिवेट किया थोड़ा बहुत। फिर मैंने बोला कि ठीक है देते हैं। फिर प्री दिया, प्री निकल गया, मेंस भी दिया, मेंस भी निकल गया। मेरा ये पहला इंटरव्यू था ये। तो थोड़ा सा सर ने, इंटरव्यू में काफ़ी घबरा रहा था, पर मैंने कम से कम, मुझे याद है कि 4 से 5 मॉक दिए थे सर के साथ ही। तो वो फिर डर भाग गया मेरा। तो जितने भी आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे सब में मॉक देंगे, प्री में भी आप मॉक देंगे, मेन से भी आप मॉक टेस्ट देंगे, जितना जजमेंट आप लिखेंगे वो आपको बहुत हेल्प करता है। मेरा एवरेज स्कोर गया था जो मॉक में, वही आते थे मेरे को मार्क्स। प्री में भी उतने ही मार्क्स है, इंटरव्यू में जो मेरे को एवरेज मार्क्स मिले थे वही मेरे एक्चुअल मार्क्स हैं। तो मुझे लगता है कि वो बहुत हेल्प करता है। आपको बस ना उसको बहुत अच्छे से करना है और बहुत ओबीडियंटली करना है कि हाँ नहीं, ये कि ये एक्चुअल इंटरव्यू या एक्चुअल एग्ज़ाम ही दे रहा हूँ मैं। वैसे करोगे ना तो आपको फिर वो, आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे उस दिन के लिए, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी उससे। और कोई क्वेश्चन? हाँ, जैसे देखिए, अब जैसे मैंने चेस लिखा था, फिर मुझसे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए चेस से, तो अब वो आपके लक पे भी रहता है। बट लोगों से पूछे गया था जिन्होंने जैसे किन्होंने डांस सिंगिंग लिखा है, तो वो पूरा चले गए थे। जो अभी हमारा CG का जो पार्ट है, आर्ट एंड कल्चर वाला, फोक डांस, फोक सॉन्ग्स, तो वहाँ चले गए थे क्वेश्चंस पूछते पूछते। तो जो आप हॉबी लिख रहे हैं, आप उसको एक्सटेंसिवली एकदम डेप्थ में पढ़िए। कोई करंट, जैसे मान लो जैसे मैंने चेस ही लिया है, तो मैंने कौन अभी ग्रैंड मास्टर बना है, क्या अवार्ड्स मिले हैं रिसेंटली, कौन पहला ग्रैंड मास्टर था इंडिया का, और फिर CG में क्या स्टेटस है चेस का, तो आपको वो सब पूरा प्रिपेयर करना, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपकी हॉबी से। फिर वो आपको ना एक वो, जैसे अभी क्या होता है ना, इंटरव्यू में आपका नाम नहीं जाता है, पूरा एनोनिमस रहता है, वो एक कोड सिस्टम रहता है। तो हॉबी रहती है कि वो उससे ना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे ना, पहले हॉबी पूछते हैं वो लोग, तो एक टोन सेट होता है, फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं। और तो हॉबी आप ये कर सकते हैं। और हाँ, इंटरव्यू के लिए आप ये कर सकते हैं अभी भी कि अभी से आप क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ना लास्ट मोमेंट पे आपको हैबिट नहीं बनेगी पेपर पढ़ने की। मुझसे अभी भी याद है, जो उस दिन का जो न्यूज़ था वो पूछा गया था, मैंने बस हेडिंग पढ़ी थी, कैब में बैठते बैठते पेपर पलट लिया था, मैंने अंदर कुछ पढ़ा नहीं था। तो मैंने बोला कि सर मैंने पढ़ा है, ये इस टॉपिक से डील करता है, मुझे डेप्थ में याद नहीं आ रहा है। तो वैसे ही है,
आप न्यूज़पेपर पढ़िए और जितना हो सके अपना जो नॉलेज का जो वो है ना स्कोप, उसको ब्रॉड करिए, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वो पता है कि आपने मेन से आपको लॉ तो आता ही होगा, वो आप बस चेक करता है नॉलेज का कितना ब्रॉड है पर्सपेक्टिव। जैसे मुझे अभी भी याद है कि जो मैंने मेंस के मॉक दिए थे सारे, इवन प्री के तो स्कोर मेरा ऑलमोस्ट सेम ही था, जितना मुझे इसमें आ रहे थे उतने ही सेम आ रहे थे, और जो मेंस का था मॉक वो मुझे अभी भी याद है मैंने 5 दिए थे, और जिस टाइम पूरा कंप्लीट हो रहा था मॉक सेम टाइम मुझे एग्ज़ाम में भी लगा। तो मुझे लगता है वो एक तरह से सिमुलेशन होता है एक्चुअल एग्ज़ाम का, कि उस दिन आप 3 घंटे बैठ के क्या कर रहे हो, आपको वैसे ही बैठना है यहाँ पे भी, कि मैं वो एक्चुअल एग्ज़ाम दे रहा हूँ। अगर आप उसको सीरियसली दोगे ना, आपको बहुत हेल्प करेगा वो, क्योंकि आप बिल्कुल भी मॉक छोड़िएगा ही मत कभी। बहुत सारे लोगों ने छोड़ा था, उनका शायद मेंस भी क्लियर नहीं हुआ जितना मुझे याद आ रहा है। तो मॉक को आप सीरियसली दो, भले वो प्री का हो, मेंस का हो, या फिर इंटरव्यू के मॉक्स हो, उसको आपको प्रॉपरली देना है और कॉन्फिडेंट रहना है, और खुद को ना मतलब कभी लगे ना कि नहीं हो पा रहा है, खुद को मोटिवेट करना है अंदर से कि हाँ मैं कर सकता हूँ, इस बार कर सकता हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आपके आसपास लोग नहीं होते हैं, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे मोटिवेट करो, कई बार को खुद को मोटिवेट करना होता है, या कि अगर फ्रेंड्स भी एग्जाम दे रहे हैं, वो खुद स्ट्रेस्ड हैं, तो कौन आपको मोटिवेट कर पाएगा। तो खुद को मोटिवेट करते रहना है, और फिर एक आध आप कोई हॉबी पकड़ लें जो आपको स्ट्रेस रिलीज में हेल्प करती है। जैसे मैं जॉगिंग करता था, रनिंग का शौक था, तो मैं चले जाता था, जहाँ स्ट्रेस हो रहा है जाओ रनिंग करने। ऐसा भी कुछ भी कर सकते हो आप, आपका जो आपको मन करता है, जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ उसको करते ही आपको बहुत अच्छा फील होता है, आप वो सब चीज़ें कर सकते हैं। पढ़ना होता है जैसे कि जो माइनर का भी सबसेक्शन और एक चीज करना होता है। प्री में, हाँ प्री में तो आपको हर सब्जेक्ट, क्योंकि वो अमेंडमेंट से लेके एक्ट का नंबर, एनफोर्समेंट डेट, कुछ भी पूछ सकते हैं। आप जैसे मैनेज कैसे करते हैं मेजर माइनर? हाँ देखिए, जैसे ना मुझे लगता है कि जो मेजर सब्जेक्ट्स है ना वो आप एक दिन में नहीं कर सकते हो, इवन रिवीजन भी वो एक दिन में नहीं होता है, रिवीजन भी आपको 2 से 3 दिन लगते हैं। तो आप एक ऐसा करिए, अगर आप मेजर कर रहे हैं, कोई मान लो आपने BNSS उठाया पढ़ने के लिए, तो अब साइड में आप लोकल लॉज भी स्टार्ट कर दीजिए। आप स्टार्ट में रेंट कंट्रोल पढ़िए, फिर इससे क्या है ना कि आप, और ना कई बार क्या होता है बहुत देर तक पढ़ोगे ना तो मोनोटोनस हो जाता है, 100 सेक्शन पढ़ेगा तो आपको लगता है अब नहीं हो पाएगा, बहुत हो गया, तो आप 100 सेक्शन आपने पढ़े, फिर आप रेंट कंट्रोल पढ़ लो, फिर आप कोर्ट फीस पढ़ लो नेक्स्ट डे। ऐसे आप अपना शेड्यूल बनाएं कि आप अपने आप जो आपकी कैपेबिलिटी आप उसको प्रॉपरली यूज़ कर पाओ, कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और क्या होता है ना, आप स्विच करोगे सब्जेक्ट, आपको ना एक वो होता है, एक चेंज आएगा ना, तो फिर आपको और लगता है कि हाँ ठीक है, एक फ्रेश फील होता है कि हाँ ठीक है अब मैं ये पढ़ लेता हूँ। आप बस पकड़ लेंगे BNSS, पढ़ते रहेंगे, आपको 1 हफ्ता लग जाएगा, आपको स्ट्रेस भी हो गया, टाइम वेस्ट हो रहा है, मैंने कंप्लीट नहीं किया है। तो आप कोशिश अगर आप कोई बड़ा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन हो, BNSS हो, CPC हो, तब साथ में जो माइनर सब्जेक्ट उठा लें और साथ में उसको पढ़ते जाएं। तो एक वो भी आता है, चलो मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि चलो ठीक है मेरा SRA हो गया, मेरा लिमिटेशन हो गया, तो आपको ना एक मोटिवेशन भी मिलता रहता है कि हाँ ठीक है मेरा हो जाएगा, कंप्लीट कर लूँगा सिलेबस। तो ये आप कर सकते हैं। नहीं, बेयर एक्ट प्लस केस लॉस देख लीजिएगा, जैसे खासकर कॉन्ट्रैक्ट में और BNS में। बाकी अगर उसके अलावा करंट केस लॉस तो उसने इस बार कुछ पूछे गए थे, लैंडमार्क जजमेंट्स, तो आप न्यूज़ देखेंगे तो मुझे लगता है वो भी कवर हो जाएगा। तो बेयर एक्ट सफिशेंट है, आपको कमेंट्रीज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट में देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और IPC के जो कुछ पुराने जो फेमस केस लॉस थे, बाकी इसमें तो मुझे लगता नहीं उतनी ज़रूरत पड़ेगी। और मेन अगर आपने सेक्शंस भी अच्छे से कर लिए ना तो वो कवर अप हो जाता है, उसमें कोई इशू नहीं होता। जैसे BNS में जो केस लॉज आते थे उसमें तो सेक्शन IPC के होते हैं। हाँ उसमें वो सेक्शन हाँ चल जाएगा, क्योंकि जो जैसे आप मान लीजिए बरेंद्र कुमार घोष का केस हो गया, वो तो चेंज नहीं हुआ है ना, वो प्रिंसिपल्स तो वैसे ही हैं, तो वो केस लॉस चल जाएंगे। उसमें कुछ जिस सेक्शन जो नए ऐड हुए हैं आपको उसके साथ केस लॉस ना मिले, जो पुराने वैसे के वैसे हैं वो तो आपको मिल ही जाएंगे। तो BNS के जो केस है आप उसको IPC वाले भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और कोई क्वेश्चन? करंट मतलब कि कौन से ऐप्स यूज करते थे करंट जो केस लॉस के लिए? ऐप डेप्थ में पढ़ते थे कि ऐसी? देखिए मतलब मेरा हैबिट था कि मतलब मैंने जो कुछ होते हैं ना यूट्यूब चैनल्स जो आपको डेली अपडेट देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ या फिर आर्टिकल्स पढ़ना, तो वो मैं कर लेता था। कई बार मैंने उनको आर्काइव कर लिया, जो इंपॉर्टेंट लगा किसी फ्रेंड से डिस्कस कर लिया ताकि याद हो जाए वो, या लिख के रख लिया उसको, पॉइंटर्स बना लिए उस पर कि हाँ ये केस लॉज का ये ऐसा है, तो वो वैसा ही है। उसमें ऐसा कुछ अलग से मुझे लगता नहीं है कि आपको ख़रीदने की ज़रूरत है सब्सक्रिप्शन। वो आप नॉर्मली मुझे लगता है रोज़ का करोगे ना डेली का,
तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बोलो कि नहीं मैं लास्ट में करूँगा पूरा, तो फिर वो बहुत दिक्कत हो जाता है। डेली करते जाइए 10 मिनट, 12 मिनट, 20 मिनट, वो उससे हो जाता है। सर मेंस के लिए तो बुक रेफर करते हैं, मतलब फ्री तो वैसे भी डायरेक्ट नहीं है। देखिए, मेंस की ना कोई भी एक अच्छी किताब नहीं है। मैंने 4 किताब रेफ़र की थी, और आप यूजुअली क्या होता है ना कि हर किताब में किसी में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज अच्छा दिया हुआ है, किसी में आप मान के चलें एप्रिसिएशन अच्छा दिया हुआ है। तो मैं वही बोलूँगा, अब जो सर क्या करते हैं ना, जो सर ने जो बेस्ट उनका वो होता है कि हर चीज़ का बेस्ट उन्होंने उठाया है और अपने फॉर्मेट में उन्होंने डाला है, तो सर आपको अच्छे से गाइड कर देंगे मेंस के लिए। अब अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे और सर के हिसाब से काम करोगे ना, सर का ऐसा है ना कि वो सिर्फ ऐसा बोलते नहीं, वो बिठा के लिखवाते हैं। मुझे अभी भी याद है, मुझे डेट भी याद है कि 2024 में 20 फरवरी था। हम लोग को सर ने बस उसमें एक बच्चा होमवर्क करके नहीं आया था, हम सब करके आए थे। सर ने बोला कि एक ने नहीं किया सबको पनिशमेंट मिलेगी। हम 12 बजे आए थे, हम 4 बजे गए थे यहाँ से। 4 घंटे हमने बैठ के लिखा था, वापस से वो होमवर्क किया था फिर भी। तो सर आपकी प्रैक्टिस तो करा देंगे, राइटिंग प्रैक्टिस, वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वो आपको ना बुक्स क्या है ना, आप शायद कंफ्यूज ना हो जाओ, तब एक बुक रेफ़र मत करो, आप सर से अच्छे से पूछ लीजिए एक बार कि आपको सर मैं कौन कौन सी बुक रेफ़र करूँ। मुझे मेरे पास काफ़ी टाइम था उस समय, तो मैंने 4 बुक रेफ़र की थी, और उसमें से मैंने बेस्ट पोर्शंस निकाल लिए थे कि हाँ मुझे ये करना है। आपको पता नहीं टाइम मिले ना मिले मेंस के लिए, तो आप सर से एक बार अच्छे से गाइडेंस ले लीजिए, वो आपको बता देंगे कि हाँ ठीक है आप ये बुक रेफ़र करिए, ये बुक मत रेफ़र करिए, तो वो बेटर रहेगा। एक और चीज़ था, जैसे आप एग्जाम देते हो, इतने सारे पेजेस लिखने पड़ते, तो रिटन प्रैक्टिस आप पहले से कर रहे थे कि उसी टाइम था? देखिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना पहले से ही, तो 2 महीना इनफ होता है राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। बट अगर आपने प्री में भी नहीं किया तो फिर आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो अब मुझे लगता है कि वो जब तक आप 3 घंटे बैठ के लिखोगे नहीं ना, तब तक वो प्रैक्टिस आएगी नहीं। और अभी प्री में क्या है कि हम कंटिन्यूसली उतना लिखते नहीं, हम उतने नोट्स नहीं बनाते, तो उतना आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप नॉर्मली भी लिख रहे हैं ना, तो वो हो जाता है। मुझे भी याद है कि 2 महीने में वो हो जाता है राइटिंग प्रैक्टिस का। बट क्या है ना, आपको ट्रांसलेशन भी करना है। जैसे मुझे अभी भी याद है कि बहुत सारे लोग एक दिन के 6 जजमेंट लिखते थे, 6 जजमेंट। मैंने 6 तो नहीं लिखे, मैंने 4 लिखे हैं मैक्स टू मैक्स। तो आप 1-2 से तो काम चलेगा नहीं प्रैक्टिस करने के लिए, 4-6 लिखने पड़ते हैं। तो अगर आपकी हैंड राइटिंग ठीक है, आप प्रैक्टिस कर ले रहे हो, आपको लगा कि स्पीड कम है, तो अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए। लेकिन आप कुछ भी आप नोट्स बना रहे हैं तो आप लिख लीजिए। मेन क्या होता है ना, आपको टाइमर ला के प्रैक्टिस करना होता है। क्या जैसे मैंने बताया सिविल में 50 मिनट, तो आप टाइमर लगे 50 मिनट का, और आपको कंप्लीट करना है उस 50 मिनट में, तभी वो हो पाता है। एक प्रेशर होता है ना कि हाँ मेरे को उसको कंप्लीट करना है, तो वो जब आएगा आपके ऊपर तो ऑटोमेटिकली आपका हैंड राइटिंग स्पीड तेज़ हो जाता है। अभी क्या आपके सर पे कुछ ऐसा है नहीं कि मुझे ये कंप्लीट करना है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो आपको शायद थोड़ा टाइम लगता होगा उसमें, बट वो उस समय हो जाता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। वो मतलब क्वेश्चंस कैसे, मतलब सेक्शन उसमें क्वेश्चन कैसे बनाया आपने? नहीं सर तो देते हैं ना क्वेश्चंस, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप अलग चाहिए तो फिर बहुत सारी बुक्स भी आती हैं, उसमें क्वेश्चंस रहते हैं। क्योंकि आप क्वेश्चंस बनाओगे तो आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। आप क्वेश्चंस बनाओगे, फिर आप आंसर्स बनाओगे, फिर आंसर की से मैच करोगे खुद की आंसर की। अगर आपको वो चीज़ करनी है, आप जीके में उल्टा कर सकते हो। क्योंकि जीके में क्या है ना, वो आप जितने क्वेश्चंस, जैसे हमने प्रैक्टिस की थी कि हम कोई टॉपिक पढ़ा और क्वेश्चंस बना लिया और क्वेश्चंस को एक्सचेंज कर लिया। आप लॉ में तो आपको इनफ मटेरियल्स मिल जाएगा क्वेश्चंस का। जीके में आप देखिएगा कि क्वेश्चंस काफ़ी टफ आए थे लास्ट टाइम के, तो आप वैसे प्रैक्टिस करिए जीके का। क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि 10 क्वेश्चन आए थे, 10 में से मुझे शायद 1 या 2 आता था। बट क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो हमने सारे अटैम्प्ट किए, तो उसमें से 2-3 और सही हो गए। तो थोड़ा जीके को आप इन डेप्थ में पढ़िए और एनालाइज करिए कि अभी पीएससी कैसे पेपर्स बना रहा है। कैसे आप, जैसे अभी कल पीएससी हुआ, आप उसके क्वेश्चंस देखे कैसा पैटर्न है, क्या है। अब वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं। हाँ, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, इनमें से कौन सा सही है, तो वैसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी। तो आप वैसे ही प्रैक्टिस करिए, आप उस क्वेश्चंस मत बनाइए, टाइम वेस्ट होगा। आप कोई किताब या फिर जो सर वीकली मॉक लेते हैं, आप उसको प्रैक्टिस करिए, उससे हो जाएगा। सब में जैसे मेरा अलग अलग था। प्री में तो मुझे याद भी नहीं है कि मतलब कितने दिन मैंने, मतलब 12-13 घंटे, कभी 16 घंटे। प्री में क्योंकि बहुत पढ़ना पड़ता है, प्री में सब कुछ पढ़ना पड़ता है। मेंस में क्या है कि पढ़ना काफ़ी कम है, मतलब लिखना बहुत ज़्यादा है। मतलब मेंस में मैं ज़्यादा पढ़ता भी नहीं था, क्योंकि मैंने प्री में अच्छे से पढ़ लिया था। मेंस में मैं 6 घंटे 7 घंटे लिखता था लगातार, फिर गैप लेके अपने हाथ को ब्रेक दे के ट्रांसलेशन कर लिया। तो वैसे ही है, आप प्री में अगर अच्छे से पढ़ लेंगे ना, आपको मेंस में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बस प्रैक्टिस करनी है, आपको फॉर्मेट देखना है, वो हो जाता है। तो आप प्री में
12-13 घंटे जो जितने, और देखो मुझे लगता है ना कि वो पर्सनल कैपेबिलिटी होती है। कई लोग 6 घंटे में इतना पढ़ लेते हैं जो हमको 12 घंटे में लगे, तो वो आप अपनी क्षमताएं देख लीजिए, आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या, उसके हिसाब से। ऐसा नहीं कि आपने आपको आता फिर भी पढ़े जा रहे हो, आपको कुछ उसका बेनिफिट नहीं मिला, आपको रेस्ट चाहिए, आप 6 घंटे में रेस्ट ले लो, वो आपके ऊपर है। ऐसा कोई फिक्स टाइम मुझे नहीं लगता होता है किसी का। जैसे मैंने प्री में पढ़ा है, बट मैंने मेंस में कभी भी उतना पढ़ा नहीं है। मैंने हमेशा राइटिंग प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दिया था। सर आप छत्तीसगढ़ कैसे पढ़े थे, या कोई बुक रेफर किया? जैसे प्रशांत सर ने तो काफ़ी अच्छा हमको इन डेप्थ पढ़ाई दिया था। क्वेश्चंस के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि जो 2-3 किताबें आती हैं हमने उससे टिक किया, सर ने जो क्वेश्चंस दिए उससे किया। और करंट अफेयर्स के लिए ना एक वो किताब आती है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, 2-3 एक वीके नायक होता है, फिर अर्जुना आती हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए आप ना उसको देख सकते हो, वो 6 मंथ वाली भी आती हैं, ईयरली भी आती हैं, तो आप उसको ले लीजिए, उससे आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। आप स्पेशली और फोकस करिए कि जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं एग्जाम्स में, जो पीएससी करवा रहा है, उसका आपको फोकस करना है। तो जैसे अब हिस्ट्री बहुत बड़ा है ना, तो इस बार भी कल वाले पेपर के साथ मॉडर्न हिस्ट्री से एक ही क्वेश्चन आया था, और मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट भी बोला जाता है, तो आप देख लीजिएगा उसको। हिस्ट्री बहुत बड़ा होता है, ट्राइब्स इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, आर्ट में, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंगली आप पहले ज्योग्राफी से स्टार्ट करें जो ईजी है, फिर आप टफ की तरफ जाइए, और जितने क्वेश्चंस लाएंगे आपको उतना याद होता जाएगा उसमें। हाँ मतलब सर भी पढ़ाएंगे वो इनफ रहता है मुझे लगता है डिस्क्रिप्टिव के लिए, क्वेश्चंस के लिए। और जो सर क्वेश्चंस देंगे वो भी मुझको लगता है सर हर हफ्ते टेस्ट लेते होंगे उसमें भी, तो वो भी मुझको लगता है मोर देन इनफ होगा। बट आपको और एक्स्ट्रा चाहिए तो आप कोई बुक ले लीजिए, आपको लगता है तो और एक्स्ट्रा करना है तो। जीके ना? नहीं, लॉ तो आपको इन डेप्थ पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, खासकर जो छोटे मोटे सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि आपको लगता है कि कोर्ट फीस बहुत अच्छी छोटा सा है, बट वो कोर्ट फीस से क्वेश्चंस कई बार ऐसे आते हैं कि आपको याद भी नहीं आएगा। और हाँ, इससे मुझे कोर्ट फीस से याद आया कि ना, जैसे मेंस में खासकर सिविल में जो चीज़ें हमारे सिलेबस में नहीं वो भी पूछी जाती हैं। इस बार आ गया था वैल्यूएशन पे क्वेश्चन आ गया था, और वैल्यूएशन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आपको कुछ चीज़ें खुद से पढ़नी पड़ेंगी। सूट वैल्यूएशन एक्ट है, छोटा सा 8 सेक्शन है उसमें, और फिर आपका हिंदू मैरिज एक्ट है, उससे डाइवर्स से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, और फिर आपका ये विल के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो सिलेबस में आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा उसको, तो आप मेंस में कर लेंगे तो वो हो जाएगा। बट आप कोशिश करिए कि जो लॉ के पोर्शंस हैं जो आप प्री में पढ़ रहे हैं, आप उसको इन डेप्थ में पढ़िए। खासकर जो माइनर लॉज हैं उनको एक्साइज से क्वेश्चंस भी वो बहुत डेप्थ में पूछ देते हैं, जो लोकल लॉज हैं, और रजिस्ट्रेशन एक्ट से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप इन डेप्थ में पढ़िए। हाँ ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपसे प्रोसीजर लॉज नहीं हो पा रहे इन डेप्थ में, तो आप पहले इंपॉर्टेंट पोर्शन पे फोकस करिए। जो पहले आप FIR वाला चैप्टर पढ़ लीजिए, पहले आप अरेस्ट पढ़ लीजिए, पहले आप जजमेंट वाला चैप्टर पढ़ लीजिए। आपको एक सीक्वेंस समझ में आ गया कि प्रोसीजर कैसा होता है, फिर आप डेप्थ में पढ़िए उसको। तो वो आप पहले देख लीजिए नेचर क्या सब्जेक्ट का, छोटा था आप ऊपर डेप्थ में पढ़िए, बड़ा तो आप ऊपर से पहले कर लीजिए, फिर सेकंड रीडिंग आप उसको डेप्थ में पढ़िए। तो उससे क्या है कि आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा, आपको छूटेगा भी नहीं। नहीं, अभी तो वो मना है, आपको डिबार कर दिया जाएगा अगर आपने इंट्रोड्यूस किया तो। आपका नाम नहीं जाता है, आपके पेरेंट्स का नाम नहीं जाता है, आपका इवन स्कूल का नाम भी नहीं, आपने बस स्कूल में क्या पढ़ा है वो बस जाता है अंदर। एक पेज का आपका वो रहता है इन्फॉर्मेशन, उसमें आपको कुछ भी डिटेल नहीं रहता है। एक चिट सिस्टम रहता है, उसमें आपको नंबर मिलेगा A4, A5, A6 या B1, B2, आपको बस वो लेके जाना है अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते हैं। पर्सनल कुछ नहीं पूछते हैं वो, आपका नाम भी नहीं, क्योंकि वो उनका अपने आप पॉलिसी है ट्रांसपेरेंसी वाला, तो वो आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए तो नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे। नहीं, मतलब मुझे लगता है कि अगर आप ऑनेस्ट हो ना तो वो कुछ नहीं बोलते हैं ना, वो ग्रिल भी नहीं करते हैं। वो आपको नहीं आ रहा, आपने बोल दिया ना कि मुझे नहीं आता, तो वो कुछ नहीं बोलते हैं। बट आप यहाँ वहाँ गेस करोगे ना कि सर आई थिंक दिस इज़ द आंसर, सर आई सपोज दिस इज, तो फिर वो करते हैं आर यू श्योर, अच्छा ऐसे करते हैं वो। बट अगर आप नो बोल दोगे ना कि आपको नहीं आता है, तो कुछ नहीं करते, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन कर जाते हैं। तो बेटर है कि आप नो बोल दीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए, आपको बिल्कुल भी गेस नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन तो पूछेंगे जो आपको आते हैं, आप उसको कॉन्फिडेंटली आंसर करिए। वो हंसे तो आप हंस दो, वो हंसे तो हंसो आप, और एकदम ज़्यादा भी नहीं हंसना है, नॉर्मल रहना है। मतलब अब वो हंस रहे हैं, आप ऐसे बैठे एकदम शांत, एकदम वो बैठे हो, वैसा नहीं करना है आपको।
असेस करना है एनवायरनमेंट को, क्या एनवायरनमेंट चल रहा है। अगर वो हंस रहे हैं तो आप हंसें, ज़्यादा हंसेंगे तो उनको लगेगा कि बहुत कैजुअल इंसान है, हंस रहा है आते हैं, तब ज़्यादा भी आपको हंसना नहीं है। आपको देखना है कि वो क्या पूछ रहे हैं। जैसे मुझे अभी भी याद है कि जब उन्होंने मुझसे बोला कि आपको तो बेटा कुछ याद नहीं है, मैंने बहुत प्यार से बोला, क्योंकि सर उन्होंने मुझसे बहुत सारे नेम्स पूछे ना, अब कई बार नाम मिक्स हो जाते हैं, सारे मिनिस्ट्रीज़ हैं। मैंने प्यार से बोला कि सर मैंने याद किया था, मुझे बिल्कुल अभी याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने, वो हल्का सा हंसे, मैं भी हंस दिया, और फिर वो आगे फिर लॉ वाले क्वेश्चंस पे आ गए। तो वैसे ही है, आप ज़्यादा भी एकदम शांत मत रहिए एकदम। आपको अगर वो लोग एक नॉर्मल होता है ना कि आप एक हल्की सी स्माइल रहती है, आप वैसा भी कर सकते हैं। और आप पोस्चर अच्छे से रखें, वहाँ अच्छे से बैठें, वो सब आपको सर करवा देंगे प्रैक्टिस से, कैसे बैठना है, कैसे क्या करना है, कैसे उनको एड्रेस करना है। और आप कोशिश करिए कि अगर आप जैसे आपका जैसे मान के चलो मीडियम इंग्लिश है, अब हिंदी में पूछ रहे हैं, तो आप उनसे सॉरी सर क्या आप इंग्लिश में बता सकते हैं। जैसे मुझे अभी भी याद है, जीके मैंने तो हिंदी में बोला था पूरा, बट लॉ मेरा इंग्लिश मीडियम था। तो मैंने बोला सर, मैंने पूछा कि सर क्या मैं इंग्लिश में आंसर कर सकता हूँ। बोला हाँ बेटा करो, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने इंग्लिश में स्टार्ट कर दिया आंसर करना। तो आप उनकी परमिशन ले लीजिए। वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, मतलब मुझे ने एक बार भी मतलब ऐसा लगा नहीं कि वो गुस्सा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। काफ़ी स्वीट रहते हैं एकदम, ऐसा वो मतलब एकदम वो होता है ना कि जैसे आप यूट्यूब पे देखते हो वैसा कुछ भी नहीं है, यूट्यूब वाला कुछ भी नहीं है वहाँ पे। वो एकदम आप घुसोगे ना, एकदम प्यार से आपको बोलते हैं बेटा आइए बैठिए, और फिर आपको एकदम हम्बली पूछते हैं क्वेश्चंस। नहीं भी आएगा ना तो परेशान नहीं करते हैं। जहाँ आप गेस करते हो या फिर आप कुछ आप उनको लगता है कि हाँ ये तो बस गेस कर रहा है, तो उनको फिर वो लोग परेशान करते हैं कि हाँ आप हम, क्योंकि आप उनका टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो उनको भी लगता है कि नहीं 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 ये तो इसको, तो बेटर है कि आप नो बोल दो, आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको आते हैं, आप उसको अच्छे से आंसर कर देना। ठीक है सर 2-3 और क्वेश्चन। हाँ ठीक है ना। कि ना जैसे कि कंसाइज होना चाहिए जो स्टेटमेंट होते हैं, जैसे कि हम बोल रहे हैं हाँ। पूछे वो, जैसे आपको बोले विजय माल्या वाला था, हाँ। एकदम एग्जैक्ट ज़्यादा पॉइंट्स नहीं, 2-3 लाइन में आपको खत्म। क्योंकि ना आप कोशिश करिए जितने क्वेश्चंस आपसे पूछें आपके लिए उतना अच्छा है। Yes, sir. आप और वो ना वो सुनते भी, वो टोक देते हैं, ज़्यादा लंबा बोलोगे ना वो इंटरप्ट कर देते हैं आपको। मुझे लगता है 2 लाइन्स का आंसर मोर देन इनफ होता है। आप खुद को ना और जितना पूछा जाए आपको उतना ही आंसर करना है। अगर आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ अरेस्ट, आपको बस अरेस्ट डिफाइन करना है, मत बताइए 35 में है 34 में है क्या क्या है असेंशियल्स, क्या आपको नहीं बताना है। आपको सिंपल सा बोलना है व्हाट इज़ अरेस्ट, डिफाइन करके छोड़ दीजिए। उनको मौका दीजिए कि आपसे और क्वेश्चन पूछें वो। और जैसे अगर आप पहले ही बोल दो कि यहाँ डिफाइंड है, ये केस लॉ है, तो कुछ क्वेश्चन बचा ही नहीं उनके पास, फिर वो जंप कर जाएंगे वहाँ से। तो बेटर है कि आप जितना पूछा जाए उतना आंसर करिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाँ बताओ अरेस्ट कहाँ दिया, फिर आप बोलना अरेस्ट यहाँ दिया हुआ है। तो वैसे ही जितना पूछा आप उतना ही आंसर करिए। और सर रैपिड फायर रहता है उसमें, हाँ। तुरंत आंसर बस, करते हो, तो उसके लिए कैसे प्रैक्टिस? ऐसे रूड नहीं बनना है कि मुझे नहीं आता, एकदम प्यार से बोलना है सॉरी सर आई कैन नॉट रिकॉल इट राइट नाउ, सॉरी। और फिर आप चेंज कर सकते हैं सॉरी का सेंटेंस। जैसे मैंने कई बार बोल दिया सॉरी सर आई कैन नॉट रिकॉल इट राइट नाउ, सॉरी सर आई एम अनएबल टू रिकॉल इट, सॉरी सर आई डोंट नो। तो ऐसे 8 सेंटेंस मैंने पैराफ्रेज कर दिए थे उस टाइम पे, ताकि लगे कि हाँ ठीक है सेम सेंटेंस रिपीट नहीं कर रहा है ये। तो वैसा आप कर सकते हो, प्रैक्टिस कर लो, 8-9 सेंटेंस बना लो सॉरी बोलने के, फिर उसको आप रिपीट करते रहो। तो एक क्लास हाँ, जैसे कि क्या आप पढ़ते रहते हैं ना, तो हिंदी में एकदम ठीक, यानी हिंदी में और इंग्लिश के ना बीचों बीच हो जाते हैं हम लोग। इंग्लिश भी पूरा अच्छे से नहीं होता, हिंदी भी अच्छे से नहीं होता ना, खासकर जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज क्या रहेगा, जब कन्वर्सेशन रहेगा उसका। नहीं, जैसे मुझे लगता है कि आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप बोल सकते हैं। जैसे मैंने परमिशन ले ली थी कि क्योंकि लॉ मैं हिंदी में उतना सा बोल नहीं पाता, मैंने परमिशन ली। जैसे लॉ स्टार्ट हुआ मेरा, मैंने पूछा सर क्या मैं इंग्लिश में आंसर कर सकता हूँ, हाँ बेटा करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा पूरा वहाँ से पूरा इंग्लिश में हुआ। स्टार्टिंग में जीके था, मैंने जीके, क्योंकि जीके में तो फैक्ट्स है ना, उसमें क्या वो तो मेरा पूरा हिंदी में हुआ था। और मैंने मैक्सिमम तो उसमें शायद नो बोला था, 2-3 में आंसर दिए थे, तो वो मैंने पूरा हिंदी में हुआ। मैंने बाद में स्विच कर लिया था इंग्लिश में, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कुछ वर्ड मिक्स नहीं हो सकता सर, मतलब कुछ हिंदी में निकल गया उसे, कुछ इंग्लिश में आ गया। हाँ नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती उससे, बट मुझे लगता है ना कि अगर आप एक लैंग्वेज में स्टिक करेंगे ना तो ये फॉर्मल लगता है वो कि हाँ ठीक है। वर्ड जैसे हिंदी में बोल रहे हैं तो हाँ। कुछ इंग्लिश में आ जाता है। हाँ, उसकी मुझे ऐसा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो मुझे लगता नहीं है। बट आप कोशिश करिए कि आप अगर आपका हिंदी तो आप हिंदी में ही अच्छे से बात करिए, कोई दिक्कत नहीं होता उसमें। क्योंकि क्या ना, मुझे लगता है कि इंग्लिश थोड़ी सी ना इनफॉर्मल लगती है कि आप कई बार हिंदी में बोल रहे हो, इंग्लिश में बोल रहे हो। आप एक लैंग्वेज में स्टिक करिए एक आंसर को। आप ठीक है, आपने जीके पूरा हिंदी में करिए, ठीक है, आप बाइफरकेट कर। जैसे मैंने प्लान किया था कि मैं जीके पूरा हिंदी में कर दूं, कि मैंने हिंदी में पढ़ा था जीके पूरा, मुझे नहीं याद आता था भाई कई बार कि
उष्णकटिबंध को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्योंकि मैंने हिंदी में पढ़ा है उष्णकटिबंध हो गया या फिर पर्णपाती वन हो गया, वो मैंने पूरा हिंदी में पढ़ा था। तो मैंने सोचा जीके मैं हिंदी में करूँगा आंसर और लॉ में इंग्लिश में करूँगा। मेरा प्लान वही था, मैंने वैसे ही एग्जीक्यूट किया और वो वैसे ही हो गया। और कोई क्वेश्चन किसी का हो गया? ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट आप लोगों को, बस कोशिश करिए, हाँ बस गिव अप मत करना। तो उम्मीद करता हूँ कि हेमंत और आपके बीच में जो भी एक डिस्कशन हुआ उससे आपको कुछ चीज़ें फ्यूचर के लिए कैसे करना है, क्या करना है, आपको एक दिशा निर्देश, एक मार्गदर्शन मिला होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि हर स्टूडेंट का अपना एक संघर्ष होता है, और मैं हमेशा ठीक वर्तमान में आप लोगों को कुछ एग्जांपल देता हूँ कि हर मैच अलग होता है। जैसे आप देखिए कि हमने ठीक है पिछले 3-4 मैच कैसे खेले, और कल का मैच तो ऐसा लग रहा था कि हमारे अंदर पाकिस्तान की आत्मा घुस गई है, और हम उसी तरह से खेले जैसे पाकिस्तान ने खेला। हर बॉल पे आया शॉट मारेंगे, सिंगल तो लेना नहीं, डबल तो लेना नहीं। तो कल ऐसा लग रहा था कि मतलब पाकिस्तान की आत्मा हमारे अंदर आ गई है। हर मैच नया होता है। इसी टीम से अगर हो सकता है सेमीफाइनल खेलेंगे तो वो मैच अलग होता है। इसी तरह से कंपटीशन में हर एग्ज़ाम नया है आपके लिए, ठीक है, हर एग्ज़ाम का क्वेश्चन नया है आपके लिए। तो आपको मेंटल अपने आप को जितना स्ट्रांग बना सकते हो उतना स्ट्रांग बनाइए, और उसके हिसाब से आगे चलिए, तो आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्या आएगा, आप हर क्वेश्चन के पैटर्न के लिए तैयार रहिए। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, नहीं छत्तीसगढ़ में तो बहुत आसान पेपर आता है, और जिस दिन कठिन आ गया तो, और पिछले मतलब इस साल का पेपर तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ही आसान था, पर पिछले और उसके पहले के जो पेपर थे वो सरप्राइजिंग पेपर था। जिन्होंने उस एग्ज़ाम को देख के तैयारी की उनका प्रीलिम्स निकला, पर आपको हर तरीके से तैयार करना है, ये मान के चलिए, ठीक। तो जैसा कि अब आती है कड़ी हमारे सम्मान करने की इस संस्था के द्वारा हेमंत को, तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप वहाँ से यहाँ तक का सफ़र जल्दी पूरा करो। भले ठीक है, पीरियड लगा 3 साल का, तो एक बहुत फेमस गाना है ना, ठीक है, यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, ये मंजिल आएगी नज़र साथ चलने से। बस साथ चाहिए, हम लोग चलते चले जाएंगे, है कि नहीं। और वो बैलगाड़ी वाला गाना याद है कि नहीं है, मुसाफिर हूँ यारो, तो वो बैलगाड़ी में हुआ था, टांगे गाड़ी में हुआ था, वो उदाहरण दे रहा था। चलो तो ठीक है।